किसान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक शर्मा। सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में आप अपने खेतों में अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। हमारा भी यही प्रयास रहता है कि आपको हर बार एक नए विषय और नए विशेषज्ञ से अवगत करवाएं। तो इस बार भी हमारा जो विषय है वो है खेती आधारित उद्योग से संबंधित, जिसमें आप अपनी आजीविका के साथ साथ अपने स्वास्थ्य लाभ भी पा सकते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। जी किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मानव जाति की बहुत बड़ी किंतु आकार में बहुत छोटी मधुमक्खी के बारे में। जी साथियों, आज का हमारा विषय है वर्षा ऋतु में मौन संवर्धन, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं उद्यान निदेशालय नवभार शिमला के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान सिंह वर्मा। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। और अपने दोस्तों को हम इससे पहले कि आगे बढ़ें उनको बता दें कि आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे विशेषज्ञ से कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2800-177 और 2800-178। शिमला से जो बाहर के श्रोता हैं वो शिमला का STD कोड 0177 अवश्य लगाएं। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम मौन संवर्धन के आगे बात करें, सबसे पहले बुनियादी जानकारी आप हमारे श्रोताओं हमारे दर्शकों को दीजिए कि मौन जो संवर्धन है, मधुमक्खी पालन, वो क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। जी शर्मा जी, जैसा आपने कहा है कि मधुमक्खी जो है, मधुमक्खियों का मनुष्यों के जीवन में जो है बहुत ही प्राचीन समय से संबंध रहा है। तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई, सभ्यता का विकास हुआ और मानव ने जो है हर क्षेत्र में विकास किया, उसी तरह से मधुमक्खियाँ भी पहले जंगलों में थी, उसके बाद ये हमारे घरों में जो है मनुष्यों के साथ आ गई और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो अगर आप मौन पालन की उपयोगिता की बात करते हैं तो मधुमक्खी पालन का जो है मेनली 3 चीज़ों पे बहुत ही कंट्रीब्यूशन है इस धरती के लिए। जो धरती जो हमारा प्लेनेट है उसके लिए 3 चीज़ों में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहली बात है बायोडाइवर्सिटी, जिसे जैव विविधता भी कहते हैं। दूसरी जो बात है वो है इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसको पर्यावरण संतुलन कहते हैं। इनमें भी मधुमक्खियों का बहुत ही योगदान है। तीसरी जो मेन बात है वो है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, क्योंकि जो हमारे मनुष्यों के भोजन का 1/3 भाग जो है वो मधुमक्खियों द्वारा परागित फसलों से ही हमें प्राप्त होता है। तो मधुमक्खियों की इस उपयोगिता को समझते हुए आज हमारे मौन पालकों को, हमारे किसान भाइयों को मधुमक्खी पालन की उपयोगिता को समझते हुए इसका संरक्षण और मौन पालन का जो व्यवसाय है इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण, जैव विविधता और मानव की जो सभ्यता का विकास है वो निरंतर चलता रहे। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। जो ये मधुमक्खियाँ हैं, ये हमारे इनके जो उत्पाद हैं ये तो हमारे लिए लाभदायक होते ही हैं जी। और साथ ही साथ ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी रहती हैं जी। परागण की आपने बात की, तो मधुमक्खियाँ ही क्यों ज़रूरी होती है परागण के लिए, ये बात आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। तो जैसे परागण क्रिया की बात आती है जिसे पॉलिनेशन कहते हैं, तो परागण क्रिया मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने मौन पालकों को और किसानों को, भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब मधुमक्खियाँ जो है वो फूल का नर भाग से मादा भाग तक पराग कणों को पहुँचाती है तो इसे परागण क्रिया कहते हैं। तो जैसे आपने कहा है कि परागण क्रिया में मधुमक्खियों का ही क्यों योगदान है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अगर परागण क्रिया संपन्न होगी तो हमारी जो विभिन्न फसलें हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल है, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, तेल वाली फसलें हैं, या दूसरी भी जो फसलें, दलहन है, तिलहन है, तो उसमें एक तो हमारी पैदावार ज़्यादा होगी, उसमें बीज अच्छे बनेंगे, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होगी और पौधों में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, जिन पौधों में जो है मधुमक्खियों द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है। जैसे कि हमारा प्रदेश जो है एक फल राज्यों की ओर अग्रसर हो रहा है और सेब की बागवानी यहाँ पर काफ़ी की जाती है। तो अगर हम सेब की बात करें तो इसमें जो है सबसे पॉलिनेशन की, परागण क्रिया की इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हमारे बगीचों में बागवानों ने कुछ तो पॉलिनाइजर वैरायटीज़ कम लगा रखी है। दूसरा जो कारण है वो जो हमारे नेचुरल इंसेक्ट पॉलिनेटर थे
जो हमारे कुदरती तौर पर बगीचों में कीट आते थे उनकी संख्या कम हो गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन, जिससे पूरा विश्व इस टाइम जूझ रहा है। तो इन वजह से जो है हमारे बगीचों में भी हमारे जो नेचुरल पॉलिनेटर्स थे वो कम हो गए हैं, इसलिए हमें हनी बीज की आवश्यकता पड़ती है अपने बगीचों में रखने के लिए। जहाँ तक प्रश्न है कि मधुमक्खी ही क्यों अच्छा परागणकर्ता कीट है, क्योंकि इनका जो नेचर ने, इनका एक तो कॉलोनीज में रहते हैं। हनी बीज जो है एक सोशल इंसेक्ट्स है, सामाजिक कीट है, कॉलोनीज में ये रहते हैं। जी बिल्कुल। तो इनकी एक कॉलोनीज में 70 से 80 हजार जो है वो कमेरी मक्खियाँ होती है, जिन्हें वर्कर बीज भी कहते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा मधुमक्खियों को आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी रख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनके हाइव्स को आप ले जा सकते हैं। और मधुमक्खियों का एक सबसे अच्छा करैक्टर ये भी है कि जिस फूल पे ये भ्रमण करती है, तो जब तक वो फूल का सोर्स खत्म नहीं हो जाता तब तक उस फूल को ये छोड़ती नहीं है। तो इस करैक्टर को जो है फ्लावर फिडिलिटी करैक्टर कहा जाता है। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि मधुमक्खी की इतनी उपयोगिता है हमारे किसान बागवान भाई बहनों के लिए कि मधुमक्खियों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। एक तो ये आपके व्यवसाय में भी आपका सहायता करती हैं, और अगर आपने कोई दूसरा अपने बाग बगीचे लगा रखे हैं तो उसमें परागण में तो ये सहायता करती हैं। तो अगर कोई भी हमारे जो किसान भाई बहन हैं अगर इसमें अपना एक व्यवसाय शुरू करना चाहें तो ऐसी कौन कौन सी, पहले तो आप ये बताएं कि स्वरोजगार की संभावनाएं क्या है, फिर उसके बाद आप बताएं कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो इसमें सहायक हो सकती हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि इसमें स्वरोजगार की क्या संभावनाएं हैं, तो मैं आपको आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको वो आदमी भी कर सकता है जिसके पास की अपनी लैंड होल्डिंग भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, क्योंकि मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए कोई भी जमीन की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी बात है। जो हमारे शहर के कामों के लिए हमें कुछ ना कुछ जमीन चाहिए होती है और जमीन की जरूरत हमें पड़ती है। हाँ जी, लेकिन शायद इसके लिए हमें उतनी जमीन की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा जो हमारे शहरों में रहने वाले बेरोजगार युवा है वो भी मौन पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि भाई मधुमक्खी पालन से हमें शहद के अलावा और भी अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनमें मोम है, प्रोपोलिस है, रॉयल जेली है, बी वेनम है। तो इनके जो इस मधुमक्खियों के जो प्रोडक्ट हैं, इनसे मिलने वाले जो पदार्थ हैं, इनकी भी बहुत ही वैल्यू है। इनके शहद के भी औषधीय गुण हैं, जो मधुमक्खियों का जहर है बी वेनम, उसके भी औषधीय गुण हैं। इसके अलावा आपने जैसे बात कही कि अगर कोई मौन पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो हमें शहद देती है, तो हमारे देश में जो है मेनली 4 मधुमक्खी की प्रजातियां पाई जाती है। एक तो हमारी इंडियन हनी बी है जो हमारे घरों में भी रहती है, वॉल हाइव्स में। तो एक मधुमक्खी हमारी इंडियन हनी बी है, वो लोकल लेवल पे भी इसको, और इसको हाइव में भी पाला जा सकता है, मॉडर्न जो बी हाइव है उसमें भी पाल सकते हैं। तो इसका शहद उत्पादन जो है प्रति वर्ष वो 5 से 10 किलो रहता है। इसके अलावा दूसरी एक जो मधुमक्खी हमारे जंगलों में रहती है जिसे रॉक बी कहते हैं, तो इस मधुमक्खी का शहद उत्पादन तो काफ़ी है, 70 से 80 किलो। लेकिन इस मधुमक्खी को पालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये अपना जो नेस्ट है वो ऊंचे पेड़ों में लगाती है और ये लाइट लविंग है, अंधेरे में रहना पसंद नहीं करती है। इसके अलावा जो तीसरी प्रकार की मधुमक्खी है वो लिटिल बी है, जिसे एपिस फ्लोरिया भी कहते हैं। इसका शहद उत्पादन 1 से 2 किलो प्रति वर्ष है। तो हमारे जो मौन पालक है प्रदेश के, या जो हमारे देश में जो मौन पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमने जो एक मधुमक्खी की प्रजाति बाहर से विदेशों से आयात की है, इटालियन हनी बी, जिसको एपिस मेलिफेरा भी बोलते हैं। तो हमारे जो मौन पालक है वो इस मेलिफेरा को एक व्यवसाय के रूप में इस मधुमक्खी को पाल रहे हैं। इसका जो मधु उत्पादन है वो वर्ष में 30 से 40 किलो प्रति बी हाइव, एक बॉक्स से जो है 30 से 40 किलो शहद का उत्पादन मौन पालक प्राप्त कर रहे हैं। और ये है भी काफ़ी सॉफ्ट नेचर की है, इतनी एग्रेसिव भी नहीं है, इसको हैंडल करना भी बड़ा इजी है। ऐसा जीव है, छोटा तो है लेकिन कहीं ना कहीं इससे डर भी लगता है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि अगर गांव के क्षेत्रों की हम बात करें तो गांव के क्षेत्रों में घर पे भी बहुत से लोगों ने इसके बॉक्स बना रखे होते हैं, लेकिन खासकर जो गाँव के लोग जंगलों में ज़्यादा जो है शहद लेने के लिए जाते हैं, और जो जंगलों में खासकर जो मधुमक्खी रहती है उसका शहद बहुत पसंद करते हैं। तो लेकिन अगर जंगल वाले शहद की बात करें और घर के शहद की बात करें तो उसमें भी कुछ कितना अंतर हो सकता है, उसकी पौष्टिकता में कितना अंतर हो सकता है। और एक छोटी सी बात हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि जो शहद निकालने का तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। जी, ये भी आपने शर्मा जी बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। तो जिस प्रकार से आपने कहा है कि शहद की गुणवत्ता किन चीज़ों पे निर्भर करती है, तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भी सोर्स इनका फ्लावर्स का रहता है, मेनली हनी बीज फ्लावर से 2 चीज़ें कलेक्ट करती है। एक तो मधु रस,
जिसे अंग्रेजी में नेक्टर कहते हैं, फूलों का रस, जी, बिल्कुल। इसी नेक्टर को ये शहद में कन्वर्ट करती है। क्योंकि जो वो मधु रस होता है उसमें उसको ये जो उसके अंदर जो मिठास होती है उसको डायरेक्टली ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देती जी, है। बिल्कुल। तो ग्लूकोज हमारी अंगूर की मिठास है और फ्रक्टोज फलों की मिठास है। तो शहद के अंदर जो मेनली ये दो तरह की मिठास होती है। जो ये परागकण फूलों से एकत्रित करती है वो मेनली इसका प्रोटीन का सोर्स होता है। तो ये इसके जो छोटे बच्चे होते हैं उसको ये पराग और जो ये हमारा शहद है इसको मिक्स करके अपने छोटे बच्चों को खिलाती है। तो जहाँ तक क्वालिटी की बात है, हनी की क्वालिटी जो आपने पूछी, गुणवत्ता किसकी अच्छी होती है, तो जो हमारा नेचुरल फ्लोरा है, बी फ्लोरा, जो वाइल्ड बी फ्लोरा है, जो वाइल्ड प्लांट्स है या मेडिसिनल प्लांट्स है, जो जंगलों में हमारे पेड़ पौधे हैं, फूल है, उनमें क्योंकि हम किसी भी खाद और दवाइयों का यूज नहीं करते हैं तो इसलिए उनके फूलों से जो प्राप्त शहद होता है उसकी गुणवत्ता या उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। क्योंकि हनी के अंदर जो टेस्ट और फ्लेवर आता है वो जो उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स होती है। जिस तरह से आप अगर सूरजमुखी का शहद खाएंगे तो उसमें सूरजमुखी के फूलों की कुछ महक आएगी। यदि आप सरसों का शहद खाएंगे तो उसमें सरसों के तेल की तरह आपको थोड़ी सी महक लगेगी। अगर सफ़ेदे का आप शहद खाते हैं तो उसमें कुछ जैसे विक्स की गोली आप खा रहे हैं उस तरह की महक आती है। जी, कहीं ना कहीं वो उसकी महक अपनी छोड़ के हाँ जी, जाता वो है छोड़ते हैं जो उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स होती जी, है। बिल्कुल। जी, तो ये बातें आपने बहुत बढ़िया बताई, लेकिन अगर हम उसको शहद को निकालने के तरीके की बात करें जी। तो कौन सा बेस्ट तरीका हो जी, सकता है उसको ये भी निकालने बहुत अच्छा प्रश्न है। ट्रेडिशनली हमारे पुराने ज़माने में या अभी भी गांव में लोग जो है वो शहद के उनको जहाँ वाल हाइव्स होती हैं वहाँ पे रात के समय शहद को निकालते हैं। जी, जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने मौन पालकों से और अपने किसान बागवान भाइयों से कि कभी भी शहद को रात को ना निकालें, क्योंकि रात को मैक्सिमम वर्कर बीज जो कमेरी मक्खियाँ है सारी बीज घरों के अंदर होती है, तो उस टाइम वो ज़्यादा अटैक करेगी। लेकिन अगर हम दिन के समय निकालते हैं जब मौसम साफ हो तो हमें शहद दिन के समय निकालना चाहिए। उस टाइम वर्कर बीज बाहर फील्ड में होती है। तो जब हम पहले शहद निकालते थे लोग तो वो पूरे छाते निकाल के उनको निचोड़ के स्क्वीज कर देते थे, पूरी तरह से हाँ, स्क्वीज करके। उससे क्या होता था कि उनका जो वैक्स है वो नष्ट हो जाते थे घर। क्योंकि मधुमक्खियां जो ये वैक्स के छाते बनाती है इनके पेट में एक मोम की ग्रंथि होती है, वैक्स ग्लैंड। तो जब मधुमक्खियां 10 किलो शहद खाती है तो 1 किलो वैक्स उससे तैयार होता है। तो अगर हम उनका वो घर नष्ट कर देंगे तो क्या होता था कि हमारे घरों से वो मधुमक्खियां छोड़ के भाग जाती मेहनत से बनाया हुआ जो उनका घर होता है कोई कर दे तो कितना उसको हम नष्ट कर देते हैं तो दोबारा वो मधुमक्खियां वहां पे नहीं आती है। तो आजकल जो मॉडर्न है अब हनी एक्सट्रैक्टर चल पड़े हैं, शहद निकालने की मशीन्स भी है। क्योंकि मधुमक्खियां जो है हम फ्रेम में पाल रहे हैं। एक जो मेलीफेरा का बी हाइव है जिसको लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव कहते हैं, इसका आविष्कार सबसे पहले लैंगस्ट्रॉथ ने 1851 में किया था। तो इसमें 10 फ्रेम्स होती है। तो जब शहद तैयार हो जाता है तो हम इसको अनकैप करके इस फ्रेम को वहां डाल देते हैं एक्सट्रैक्टर में और उसको शहद निकाल के दोबारा उस फ्रेम को उसी हाइव में रख देते हैं, जिससे ना तो उनका घर नष्ट होता है और ना ही शहद के अंदर कोई एक्सटर्नल पार्टिकल्स आते हैं, जैसे कोई पोलन है, डस्ट है, वो भी गुणवत्ता भी बनी रहती है, गुणवत्ता भी बनी रहती है, बिल्कुल मधुमक्खियों का घर भी सुरक्षित रहता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। अगर हम मधुमक्खियों के और इन मौन वंशों की अगर हम परिवार के सदस्यों की बात करें उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, और इसका अगर मौन वंश के प्रबंधन की अगर हम बात करें तो कैसे वर्षा ऋतु में खास तौर पर इन परिवार के सदस्यों का और पूरे मौन वंश का हम संवर्धन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। मधुमक्खी परिवार में मेनली जो है वो मुख्यतः 3 इसके सदस्य होते हैं। एक रानी मक्खी होती है, दूसरी जो है कमेरी मक्खियाँ होती है और तीसरी जो है नर मक्खी होती है। तो अंग्रेजी में रानी मक्खी को क्वीन और कमेरी मक्खी को वर्कर बीज और जो हमारी नर मक्खी है उसको ड्रोन बीज कहते हैं। तो रानी मक्खी परिवार में एक ही होती है। इसका काम जो है अंडे देना होता है और ये पूरी उम्र जो है इसकी जो लाइफ है वो 2 से 2.5 साल होती है। तो ये प्रतिदिन जो है 1000 से 1200 एग्स पर डे ले करती है। जो वर्कर बीज है वो डिफरेंट काम करती रहती है बाहर के। 18 दिन तक ये हाइव्स के अंदर ही काम करती है, तब इन्हें नर्स बीज कहते हैं। तो जब 18 दिन के बाद ये बाहर फील्ड का काम करती है तो इसे हम फील्ड बीज कहते हैं। तो वर्कर बीज की जो उम्र है वो 6 हफ्ते से 6 महीने तक होती है। जो नर मक्खी है वो एक क्वीन के साथ मीटिंग का काम करती है और इसकी जो नॉर्मल लाइफ वो 59 डेज होती है। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि मौन वंशों का प्रबंधन कैसे किया जाए, तो मौन वंशों से हमारी जो कॉलोनीज है जिसको हम बी कॉलोनीज कहते हैं, तो उनसे अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए हमें मौन वंशों को सबसे पहले तो स्ट्रांग बनाना, सुदृढ़ बनाना बहुत ही
आवश्यक रहता है। जी, बिल्कुल तो सही। जितने हमारे मौनवश स्ट्रांग होंगे, कहने का मतलब उसमें वर्कर बीज की संख्या 70-80 हजार होगी, तो जिस घर में ज्यादा वर्कर्स होंगे वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम कर वो पाएंगे। ज्यादा फूलों का रस भी इकट्ठा करेंगे, पोलन भी ज्यादा लाएंगे, परिवार की बढ़ोतरी ज्यादा होगी, शहद भी ज्यादा इकट्ठा करेंगे। तो उस शहद को, जो एक्स्ट्रा इनका शहद होता है, उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो मौनवशों के प्रबंधन में सबसे पहले तो हमारे मौनवश सुदृढ़ होने चाहिए, जी, उसमें वर्कर जो है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान हमें देना पड़ेगा। और जब डर्थ पीरियड होता है, जैसा कि आजकल बरसात का मौसम है, इस मौसम में बाहर से मधु रस और पराग की मात्रा कम मिलती है, तो ऐसे मौसम में हम इसे आर्टिफिशियल फीडिंग भी दे सकते हैं। चीनी का घोल बना के मधुमक्खियों को खिलाया जा सकता है। पोलन का जो सब्स्टिट्यूट है वो भी हम दे सकते हैं। जी, वो जो बॉक्स बने होते हैं उस बॉक्स के अंदर ही आप उस घोल को डाल सकते हैं। जी, अब जो हमारे मौन ग्रह हैं, आधुनिक जो मौन ग्रह है जिसमें हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उसमें अंदर एक फीडर हम लगा सकते हैं प्लास्टिक का। जी, बिल्कुल। उसके अंदर हम चीनी का घोल डाल सकते हैं, तो उसमें मधुमक्खियां खुद अपना भोजन लेती रहती है। ताकि उनको आजकल भोजन ताकि की कमी, उनको आजकल क्योंकि भोजन- वर्षा ऋतु में आहार की कमी एक बहुत प्रमुख जी। समस्या हो सकती है हाँ उनके जी। लिए। तो वर्षा ऋतु में सबसे पहली बात तो ये है कि एक आहार का प्रबंधन होना चाहिए। दूसरे, आजकल जैसे बरसात का मौसम है तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है, आर्द्रता बहुत होती है, तो नमी जो है वो इनके जो उसके ऊपर टाट रखा होता है या जो इनके लकड़ी के बॉक्स होते हैं उसमें नमी हो जाती है। तो नमी से बहुत सी बीमारियां पैदा होने के भी चांसेस रहते हैं। तो समय समय पर हमें जो है मौनवशों की सफाई करते रहना चाहिए। मौनवशों को जब धूप लगे तो उनको सुखाना चाहिए, मौन ग्रह को तलपट की भी सफाई करते रहना चाहिए। और यदि बाहर आपको फूलों का सोर्स कोई नहीं मिलता है तो हमें बी कॉलोनीज को एक जगह से दूसरी जगह भी माइग्रेट कर देना चाहिए, प्रवर्जन कर देना चाहिए, आप जहां उसको इनको शिफ्ट भी कर सकते शिफ्ट हैं। भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आहार की एक जो पहली समस्या है उसका हमें जरूर ख्याल रखना है। साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना है। अगर वो जगह सही नहीं है उनके लिए तो आप उस जगह को भी, किसान बागवान जो हमारे भाई बहन है, उसको बदल सकते हैं। जी। तो ये तो होगी। आजकल जो मौनवंशों में जो प्रमुख रोग हैं वो कौन से हो सकते हैं, उसके बारे में आप? मधुमक्खियों में वैसे तो काफ़ी बीमारियां रिपोर्टेड है, जैसे कुछ फंगस से रिलेटेड है, फफूंद से रिलेटेड है, वायरस से रिलेटेड है, फिर सूक्ष्म जो जीव है, प्रोटोजोआ डिजीज वो भी है, बैक्टीरियल भी है। जी, लेकिन तो मुख्यतः जो मुख्यतः कौन से इसका लक्षण हो बरसात में सकते जो रोग लगता है वो एक यूरोपियन फॉल ब्रूड है। जी। तो इसके ब्रूड में ही एक बीमारी आ जाती है। जब कोई रानी मक्खी हमारी अंडे देती है तो अंडे से जब वो 3 दिन बाद लार्वा बनता है तो वो लार्वा पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, वो लार्वा जो है सड़ना शुरू हो जाता है। तो उसका जो लक्षण है वो पीले रंग का लार्वा हो जाता है। वो लार्वा कई बार जो है, अगर वो लार्वा से प्यूपावस्था में भी चला जाता है तो वो प्यूपा स्टेज में ही उसकी डेथ हो जाती है। जी, तो ये जो आगे अपनी हाँ जी, स्टेज, वयस्क स्टेज तक जो नहीं पहुंच अडल्ट पाएगा। स्टेज तक वो नहीं पहुंच पाता, इससे हमारे मौनवश जो है वो कमजोर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो यदि हमारे मौन पालकों को, बी कीपर्स को इस तरह से अगर यूरोपियन फॉल ब्रूड की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें लार्वा पीला हो जाता है और सड़े हुए अंडे की तरह उससे स्मेल आने शुरू हो जाती है, तो वो लक्षण देखते ही सबसे पहले तो मौनवशों की सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा जो हमारे रेज्ड कॉम्ब है, जो पुरानी फ्रेम है, जो हमने चौकटे जो अभी उसमें नहीं लगा रखी है हाइव में, जहां हम स्टोर में रखते हैं, तो उसमें हम एक एस्टिक एसिड दवाई है 80%, तो 150 ml प्रति फ्रेम के हिसाब से हम उसकी फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, धुआं दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारी मौनवशों की सफाई करते रहे, मौनवशों को सुदृढ़ रखे। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी कुछ दवाइयाँ आती है, उनको मैं अभी सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा, पर फिर भी यदि बहुत ज़्यादा इस बीमारी का प्रकोप हो तो जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है या सेप्रोफ्लॉक्सिन है, वेटिनरी ग्रेड की 5%, इसका भी वो हमारे जो मौन पालक है वो चीनी के घोल में इसके कैप्सूल को खिला सकते हैं। लेकिन जिन कॉलोनीज को हम ये एंटीबायोटिक देते हैं उसका हमें हनी हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके रेजिड्यू जो है वो हनी में भी आ जाते हैं। वो कितने समय तक हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए हनी? वो हमें जब तक ये इसका प्रकोप रहता है 21 दिन तक, जी। जब तक हम इस दवाई एंटीबायोटिक को खिलाते रहते हैं तब तक हम हनी उससे हार्वेस्ट ना तो करें। कम से कम 21 दिन तक हम उस शहद को हाँ ना जी, लाएं ना लाएं। और प्रयोग में ना लाएं। जी। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। मौन वंशों के जो जैसे तो बीमारियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन कुछ बाहर के शत्रु भी हो सकते हैं जिनसे उनका बचाव करना पड़ता है, उसके बारे में भी आप बताएं हमारे जी शर्मा जी। इस मधुमक्खियों के जो शत्रु हैं ये भी काफ़ी है। जैसे आपने देखा ही होगा कि जंगली भालू है, एक पाइन मार्टिन है, उसके अलावा जो है कुछ माइट्स हैं, कुछ ततैये हैं जिनको वास्प भी कहते हैं, हमारे
कई क्षेत्रों में इसको रिंगल भी कहते हैं जी, लोग, बिल्कुल, स्थानीय भाषा में रिंगल स्थानीय कहा भाषा जाता में है। इसे रिंगल भी कहते हाँ हैं। जी। तो सबसे ज़्यादा जो आजकल बरसात में प्रकोप रहता है, एक तो रिंगलों का रहता है। जी बिल्कुल। तो जहाँ पर ये रिंगल का ज़्यादा अटैक रहता है, तो मैं मौन पालकों को कहना चाहूँगा कि ऐसी जगह वो अपने मौन वंशों को ना रखे, शिफ्ट करे, क्योंकि नीचे प्लेन एरिया में ये रिंगलों का प्रकोप नहीं होता है, ये हमारे हिमाचल में ही होता है। तो जहाँ पे भी इनका प्रकोप हो, जैसे ही आए अपायरीज में आए, इनको फट्टियों से मारते रहे। और सबसे बढ़िया इसका जो तरीका है नष्ट करने का, मार्च अप्रैल में इसकी क्वींस आती है, जी रानी मक्खी जो इनकी ततैयों की होती है, वो अपायरीज में आती है। तो अगर उस टाइम इनको मार दिया जाए तो ये अपने नेस्ट नहीं बना सकते। जी बिल्कुल। तो उसी टाइम अगर हम नेस्ट इनके डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो मार्च अप्रैल के महीने में हम इस महीने बात में का जो है ख्याल रखें। इसका ख्याल रखना चाहिए। यदि इसके हमें ततैयों के कोई नेस्ट कहीं छाते मिल जाते हैं तो उसको रात को हम जला भी सकते हैं। जी। इसके अलावा एक माइट की भी प्रॉब्लम बहुत आजकल मौनवंशों में देखने को मिल रही है। एक तो इंटरनल माइट है जो मधुमक्खियों के गले में चला जाता है, श्वास नली में, वहाँ उसका रस चूसता रहता है, उसके बाद प्रजनन का कार्य वहीं करता रहता है। तो मधुमक्खियाँ जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है और मधुमक्खियाँ उड़ नहीं सकती, उनके पंख जो है वो के आकार के हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो तो जाती ये है। लक्षण सारे जैसे ही दिखें तो एक तो तरह से- इसमें मौन पालकों को जो है एकदम से एक दवाई आती है फॉर्मिक एसिड, उसका 5 से 10 ml शीशी में डाल के जो है वो बॉक्स के अंदर रखे, 21 दिन तक इसका ट्रीटमेंट करते रहें। एक फॉलबैक स्ट्रिप भी आती है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा माइट है, वर्वा माइट, एक्सटर्नली वो मधुमक्खियों के पीठ पे बाहर रहता है। तो इसकी जो ब्रूडिंग है ज़्यादा ये ड्रोन ब्रूड के ऊपर पलता है और अपना जीवन चक्कर वहाँ पूरा करता है। तो अगर इस तरह का भी प्रकोप हमारे मौन पालक देखे वर्वा माइट का, तो जैसे चीनी का बूरा है वो मधुमक्खियों पे छिड़क सकते हैं तो माइट नीचे गिर जाता है। इसके अलावा जो दवाई है एक ऑक्जेलिक एसिड 3.2%, उसका भी छिड़काव कर सकते जी। तो सरकार द्वारा कुछ योजनाएं अगर चलाई जा रही है इस संदर्भ में तो वो भी आप बताएं। जी। हमारे प्रदेश में जो है मौन पालकों के लिए जो एक मुख्यमंत्री मधु विकास योजना हमारी सरकार ने शुरू की है पिछले 2 साल से। तो इस योजना के अंतर्गत यदि मौन पालन में कोई भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसमें प्रशिक्षण भी निःशुल्क दिया जाता है। अगर बी कॉलोनीज, बी हाइव्स और इक्विपमेंट परचेज करना चाहता है तो उसके ऊपर भी 80% उपदान उपलब्ध रहता है। कोई भी मौन पालक 50 मौन वंश यदि खरीदता है तो उसे 80% अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा भी इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है इस योजना में, उसमें जो है 80% सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। जी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी आज हमारे किसान साथियों को दी, और अंत में कोई संदेश आप देना चाहें? जी, मैं प्रदेश के मौन पालकों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आजकल बरसात का मौसम है, मौनवंशों को सुदृढ़ रखें, इनको समय समय पर खुराक देते रहे, मौनवंशों की सफाई का ध्यान रखें, और यदि माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है तो वो इसको माइग्रेट भी करे कॉलोनीज़ को एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा मौन पालन में स्वरोजगार के रूप में इसे मौन पालन को अपनाए, जिससे वो अपनी आजीविका में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं और एक देश की सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि हनी बीज का जो है हमारे मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। डॉक्टर साहब, आज आपने मौन वंशों के संवर्धन के बारे में हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो किसान साथी हैं इस जानकारी से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आपका स्टूडियोज़ में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, उम्मीद है कि आज की इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। कल एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे।